हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर दूसरा है ऊतक अर्थात टिश्यू। सबसे पहली बात, हमें इस अध्याय में जो पढ़ना है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है इस अध्याय के प्रति क्लियर हो जाए। देखिए, हमें पढ़ना है ऊतक अर्थात टिश्यू के बारे में। दो प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ना है। पहला है पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू कहा जाता है, और यानी पेड़ पौधे में जित ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में। और दूसरा पढ़ना है जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू जिसे कहा जाता है, यानी जंतुओं में जितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि पादप ऊतक में कौन कौन से बिंदु अध्ययन करना है, और उसके बाद ये जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि जंतु ऊतक में कौन कौन से बिंदु अध्ययन करना है। तो पहले देखते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू में कौन कौन से बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, बिंदु अध्ययन करना है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। पादप ऊतक दो तरीके के होते हैं। पहला होता है विभिजोतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। और ये विभिजोतक तीन तरीके के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वर्षी। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या काम है। और दूसरा है अस्थायी ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, ठीक है, यानी सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक तीन तरीके के, मृदुतक, स्थूलकोण, दृढ़ ऊतक। और जटिल ऊतक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो दूसरा जो भाग है ऊतक का, हमें पढ़ना है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। इसमें देखिए, इसमें हमें पढ़ना है, पहले नंबर पे है उपकला या एपिथेलियम ऊतक। और ये चार तरीके के होते हैं, सल्की या सल्काव, स्तंभाकार, क्यूबाइलर और फक्ष्मल। और दूसरा है संयोजी ऊतक, इसमें वास्तविक, कंकाल, तरल, संवहनीय ऊतक होते हैं। और तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में आपको यही पढ़ना है। तो आइए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, आइए उसको समझते हैं। जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। विभिन्न जीवों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक कोशिकीय जीवों में जीवन संचालन के सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न हो जाता है। जैसे अमीबा में भोजन का अंतग्रहण, पाचन, श्वसन आदि कार्य एक कोशिका में ही होता है। तो क्या समझ में आया? तो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं तो उनका शरीर कैसे बना है हम लोग सभी जानते हैं, कोशिकाओं का बना होता है सभी जीवों का शरीर। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे जीव होते हैं, विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कुछ जीवों में एक कोशिका वाले जीव होते हैं, यानी उनके जीवन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, भोजन का पाचन, श्वसन, अंतग्रहण, ठीक है, तो वो एक कोशिका द्वारा ही होता है। तो कौन से जीव होते हैं एक कोशिकीय? वो कहलाते हैं अमीबा, पारामेसियम। में भोजन का पाचन हो, श्वसन हो, वो एक ही कोशिका द्वारा होता है। अब इसके बाद आगे, लेकिन जटिल बहुकोशिकीय जीव, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका ना होकर अनेक कोशिकाएं होती हैं, जिसे जटिल बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिनमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। यानी बहुकोशिकीय जीवों में, जटिल बहुकोशिकीय जीवों में उनकी कार्यों, यानी जीवन संबंधी कार्यों, भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, हार्मोन्स का बैलेंस, शरीर का बैलेंस हो गया, तो सबके लिए अलग अलग कोशिकाओं द्वारा ये नियंत्रण होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, ये पहले से हम लोग भी जानते भी हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के खास प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, वो संपादन अच्छे और सही तरीके से होता है। किसमें? जटिल बहुकोशिकीय जीवों में किन कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, कौन से जीव होते हैं बहुकोशिकीय? मनुष्य में गति का प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं का संकुचन तथा तितलीकरण यानी ढीलापन जो है, रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, यानी ये सारे कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा होते हैं। खाद्य पदार्थों, हार्मोन्स और अवशिष्ट वेस्ट प्रोडक्टों को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, का संवहन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों का वाहन आदि जितने भी कार्य होते हैं मानव में, वो अलग अलग कोशिकाओं द्वारा ये संपादित होते हैं। अब इसके बाद देखिए प्लांट में क्या है, तो पौधे के विभिन्न कार्यों के लिए भी अलग अलग विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएँ रहती है। जैसे संवहन मंडल कोशिकाएं जल एवं खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है, हम लोग जानते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों के कार्यों के दक्षता पूर्वक, यानी काफ़ी बेहतरीन तरीके से संचालन के लिए श्रम विभाजन, उनके कामों को अलग अलग कोशिकाएं वो संपादित करती हैं। ठीक है, तो एक ही आकार, एक ही शेप और विशेषताओं की कोशिकाएं के समूह में रहकर एक ही कार्य को संपादित करती हैं।
एक एक शेप की हो, एक विशेषता वाली हो, तो आपस में कोशिकाएं मिल जाएंगी और एक कार्य को करने में वो लग जाएंगी। तो वैसी कोशिकाएं के जो समूह होते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहा जाता है। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं ऊतक की परिभाषा। कुछ ऊतक में विभिन्न आकार यानी उनका शेप और बनावट, उनका आकार जो है साइज है और उनका बनावट जो है किस तरीके से वो बना है, कोशिकाएं जो होती हैं वे विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। जितने भी टिश्यू होते हैं यानी कोशिकाओं का समूह होता है उसमें विभिन्न आकार की होती है कोशिकाएं और विभिन्न बनावट की होती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति जैसे कैसे वो बना है और कार्य जो है वो सेम रहता है। उनकी उत्पत्ति और कार्य समान होने के कारण समान उत्पत्ति और समान कार्यों को जब वो करती हैं तो एक साथ करती हैं। तो वही जो साथ करती हैं, ठीक है, संपादित करने वाली कोशिकाएं, वो समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति में एक समान और कार्य में एक समान एक साथ मिलकर किसी कार्य को संपादित करती हैं बॉडी में, ऊतक कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा ये दोनों हो गई। पादप और जंतुओं दोनों में ऊतक पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है। अब हम दोनों में मौजूद ऊतकों की संरचना, स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट और क्या काम है, दोनों में हम देखेंगे। प्लांट में भी देखेंगे, जंतुओं में भी देखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं पौधे एवं जंतुओं के ऊतक में तुलना। तो पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि पौधे और जंतुओं की दोनों कोशिकाएं जो होती हैं एक ही प्रकार की यानी एक समान होती है, लेकिन जब हम ऊतक और उच्च स्तर के अन्य अंगों को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उनमें हमें कुछ अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कौन से अंतर है यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, पौधे सामान्यतः स्थिर होते हैं यानी उनमें गति नहीं होती है, सही बात है, पौधे अपने स्थान पे बने रहते हैं। कुछ सूक्ष्मदर्शी जो है शैवाल इनके अपवाद यानी इनमें क्या है, गति होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। भोजन स्थान एवं साथी की खोज में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण कर सकते हैं, जबकि प्लांट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, पौधे के अधिकांश ऊतक सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं। ये ऊतक क्या होते हैं, मृत होते हैं यानी कार्क होते हैं, कार्क कोशिकाओं के बने होते हैं, मरे हुए होते हैं प्लांट के। एवं यहाँ पे अधिकांश की बात की गई है, एवं उनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य जीवित बचा नहीं रह पाता, जबकि जंतुओं में अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ये ऊतक के तौर पे यहाँ पे तुलना किया गया है, अंतर स्पष्ट किया गया है। तीसरा देखिए क्या है, चूँकि पौधे को एक जगह दूसरी जगह नहीं जाना होता अतः उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जंतुओं का स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उनके ऊतकों की यानी उनकी कोशिकाओं को। चौथा देखिए क्या है, पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है एवं उनमें पाए जाने वाले ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। विभाजन का मतलब है नई नई कोशिकाएं विकसित होती है, नए नए ऊतक बनते हैं। ठीक है, विभाजन क्षमता के आधार पर इन ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है, किसमें, प्लांट में। वृद्धि एक रूप होती है यानी एक रूप से होती है, ठीक है, यानी जीवन भर उनमें एक रूप से होती है। ठीक है, यानी उनमें विभाज्य एवं अविभाज्य क्षेत्रों का विभाजन नहीं होता, उनमें एक रूपता होती है। पांचवा देखिए क्या है, संरचनात्मक संगठन के आधार पे, बनावट के आधार पे जटिल जंतुओं के अंगों में जो बड़े बड़े जीव होते हैं, ठीक है, और उनके अंग तंत्रों की बनावट जटिल पौधे की तुलना में क्या है, अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है, खास एवं सीमित रहती है। किसकी, जटिल जंतुओं में, यानी किसकी तुलना में, जटिल पौधे की तुलना में। अतः जटिल जंतुओं की विशिष्टता उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुकूलता प्रदान करती है। कौन, उनकी जो खास बनावट होती है अंग तंत्रों की, यानी उनमें कुछ विशेष ऊतक होते हैं, ठीक है, जटिल जंतुओं में। तो ये हो गई अंतर प्लांट और एनिमल टिश्यू। यहाँ पे देखिए पादप, ऊतक, प्लांट टिश्यू, यहाँ से हमारा मुख्य अध्याय प्रारंभ होता है। ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर प्लांट टिश्यू को, पादप ऊतक को दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, विभाजन क्षमता के आधार पे। तो कोशिकाओं का विभाजन क्षमता का क्या मतलब है, एक कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका, नई कोशिका तभी बनेगी जो उसमें विभाजन क्षमता होगी। ठीक है, यानी एक कोशिका से टूटकर अन्य कोशिकाओं में बनना वो कोशिका विभाजन द्वारा ही संभव हो पाता है। तो कोशिका विभाजन के आधार पे ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, पहला विभज्योतकी और ऊतक, दूसरा है अस्थायी ऊतक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विभज्योतकी ऊतक के बारे में। देखिए यहाँ पे विभज्योतकी ऊतक क्या होता है।
विभज्योतकी ऊतक जो है वो अवयस्क, ठीक है, इमेच्योर जीवित कोशिकाओं का बना होता है, यानी ज़्यादा विकसित नहीं होता, कम उम्र का होता है और जीवित कोशिकाओं का बना होता है और इसमें विभाजन की क्षमता होती है, यानी एक कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं इसमें बनने की क्षमता होती है, क्योंकि ये अविकसित होते हैं, अवयस्क होते हैं, ठीक है, और ये जीवित भी होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं क्या होती है, यहाँ पे इसकी रचना दी गई है, किसकी, विभज्योतकी ऊतक की। देखिए इस ऊतकों की कोशिकाएं छोटी होती है, अंडाकार होती है और बहुभुजी होती है, अनेक भुजाएं होती हैं और इसकी भित्ति देखिए एक पदार्थ होता है सेलुलोज की, ये बनी होती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव में से भरी होती है, यानी प्रत्येक कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव उसमें भरा होता है। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी जो है वो अनुपस्थित होता है, वो नहीं होता। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी क्या होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरकोशीय स्थान, जो कोशिकाओं के बीच जो मध्य स्थान होते हैं, अंतरकोशीय स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, विभज्योतक ऊतक की। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यह ऊतक स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे, यानी पाए जाने की स्थिति के आधार पे निम्नलिखित 3 प्रकार हो सकते हैं। यानी प्लांट में ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में वृद्धि का स्थान जो है वो विभज्योतकी ऊतक द्वारा बनता है। प्लांट में जो वृद्धि होता है किसके द्वारा होता है, ये विभज्योतकी ऊतक के कारण ही होता है। तो इसी के आधार पर, यानी हमें वृद्धि के आधार पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वर्षी। और ये कहाँ पाए जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। विभज्योतक द्वारा बनी नई कोशिकाएं शुरू से इन्हीं तरह दिखती हैं, लेकिन परिपक्वता यानी ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद, बढ़ने के बाद इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है और ये दूसरे ऊतक की घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है, यानी नए ऊतक के रूप में ये बन जाती है, जो अस्थायी ऊतक के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है, तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में ये होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। कहाँ पाया जाता है, तने और जड़ के शीर्ष भाग में। यहाँ पे समझिए आप, ये रहा तना, तो इसका शीर्ष ये रहा, और ये जड़, तो जड़ का शीर्ष ये रहा। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे ये दोनों जगह पाया जाता है शीर्षस्थ। और ये क्या करता है, वृद्धि, ये बढ़ने का काम करता है प्लांट का। अगर इसको काट दिया जाए तो ये ऊतक खत्म हो जाएगा, तो प्लांट की वृद्धि रुक जाएगी और नए नए कलियां निकलने लगी, यानी लंबाई में क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी रुक जाएगी, ठीक है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये लंबाई में वृद्धि करता है। ये ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी से बना है। प्राइमरी विभज्योतक जो होता है ये मुख्य रूप से यही है, शीर्षस्थ। इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं। यही जो है वो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती हैं और लास्ट में अस्थायी ऊतक के रूप में बन जाती हैं, ठीक है। इससे पौधे की प्राथमिक वृद्धि होती है। विशिष्ट, तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट कार्य करने के लिए, यानी इसका मुख्य कार्य है लंबाई में वृद्धि करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रक्रियाएं पाई जाती है शीर्षस्थ में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक, ये प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं। पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक जो है जड़ तथा तने के पार्श्व भाग यानी पीछे भाग के तथा ये पाए जाते हैं। और ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं, यानी सेकेंडरी वृद्धि करते हैं। ये भी वृद्धि करने का कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वृद्धि विभज्योतक करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शीर्षस्थ और इसके बाद प्राइमरी और ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक वृद्धि करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए ये जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरा तना है और ये जड़ है, तो इसके पार्श्व भाग यानी पीछे पाए जाते हैं, यानी यूँ कहें हम इसको हम बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। तो इसका क्या काम है, इसमें संवहन ऊतक बनता है। प्रतिवर्ष नए नए संवहन ऊतक ये बनते हैं, जो भोजन और जो पानी होता है उसका संवहन करने का कार्य करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान प्लांट में ले जाने का ये कार्य करते हैं। और भी क्या क्या कार्य है आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक के कार्य, संवहन ऊतक के कारण तना की चौड़ाई में ये वृद्धि करते हैं, यानी मोटाई भी चौड़ाई में वृद्धि करते हैं संवहन ऊतक में, ठीक है। यहाँ पे केवियम, एक वृक्ष की छाल के नीचे केवियम पार्श्वस्थ विभज्योतकी का ये उदाहरण, यानी ये कहाँ पाया जाता है,
तो प्लांट में देखिए पौधे के पेड़ के वृक्ष के छाल के नीचे का जो कैवियम होता है, तो उसका उदाहरण हम ले सकते हैं पार्श्वस्थ विभज्योतिकी, ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं। पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक ही द्वितीयक क्या है, विभज्योतक, यानी ये सेकेंडरी वृद्धि का कार्य करता है। अब हम देखेंगे लास्ट में जो है विभज्योतक ऊतक का तीसरा पार्ट है अंतर्वर्षी ऊतक। अस्थायी ऊतक के बीच बीच में ये पाया जाता है, ठीक है, अस्थायी ऊतक के बीच बीच में ये पाया जाता है, यानी विभज्योतिकी ऊतक पूरी तरीके से वृद्धि कर जाता है तो यही बदल जाता है क्या, अस्थायी ऊतक। तो इसके बीच में ये पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में देखिए इसकी पोजीशन कहाँ है, पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। ये वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्तियों का आधार देखिए यहाँ पे, और ये टहनियाँ हैं, ये टहनी निकली है यहाँ पे, और ये पत्तियों के आधार में आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो दोनों जगह क्या पाया जाता है, अंतर्वर्षी, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये सेकेंडरी वृद्धि करता है, हम वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कार्यकलाप क्या है। तो यहाँ पे प्लांट के शीर्षस्थ भाग का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि शीर्षस्थ ऊतक कहाँ पाया जाता है। हमने अभी देखा कि प्लांट के सबसे ऊपरी ये सिरे पे पाया जाता है और जड़ के सबसे नीचे सिरे पे पाया जाता है, ठीक है। अगर इसको काट दिया जाए तो ये लंबाई वृद्धि रुक जाएगी। तो यही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जार के बोतल में ये प्याज के टुकड़ा यहाँ पे लिया गया है और 2-3 दिन रखने के बाद इसमें ये जड़ें निकलने लगती है और कुछ समय बाद यानी निकलने के बाद इसको काट दिया जाता है और पुनः 2 दिन बाद देखा जाता है तो इसकी वृद्धि होती है और इसकी वृद्धि रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ये जो फन है इसको काट देने से शीर्षस्थ भाग वो कट जाने से ये इसकी लंबाई में वृद्धि रुक गई है। इससे ये प्रमाणित होता है कि शीर्षस्थ हिस्से के कटने के बाद जड़ों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो प्याज के मूल में वृद्धि, तो ये शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक का ये प्रमाण यहाँ पे बताया गया है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है अस्थायी ऊतक, ठीक है। प्लांट ऊतक का दूसरा भाग है अस्थायी ऊतक। ये क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। विभज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। यही विभज्योतिकी ऊतक जब पूरी तरीके से विकास कर जाता है तो अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। तो इसकी रचना क्या है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, किसमें, अस्थायी ऊतक में, लेकिन कोशिका के रूप एवं आकार निश्चित रहता है। शेप उसका और आकार जो है वो निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव दोनों हो सकते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है, ठीक है। ये रचनाएं हैं। कोशिका द्रव में बड़ी राजधानी रहती है। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक प्राथमिक या द्वितीयक होते हैं, यानी प्राथमिक वृद्धि में भी और द्वितीयक वृद्धि में भी ये सहायक होते हैं अस्थायी ऊतक। अब यहाँ पे समझिए प्राथमिक अस्थायी ऊतक में कौन शामिल है, शीर्षस्थ जो प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में या सबसे नीचे शामिल होते हैं, एवं अंतवर्षी विभज्योतक से, एवं द्वितीयक अस्थायी में पार्श्वस्थ विभज्योतक या केबियम कोशिकाओं से बनता है। यानी प्राथमिक में ये सारे उपस्थित होते हैं। संरचना के आधार पे, ठीक है, बनावट के आधार पे अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के हो सकते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। इसके अलावा कुछ विशेष स्रावी ऊतक भी होते हैं। इनका कार्य क्या है, श्रवण करना, को एक स्थान से दूसरे स्थान बहाव की प्रवृत्ति करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, बताया गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरल ऊतक के बारे में हम लोग देखते हैं। सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है एवं निम्नलिखित प्रकार का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है, ये समरूप कोशिकाओं का बना होता है और ये 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मृदूतक या पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक या कालेन्काइमा और दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो आप ये कहें या ये कहें एक ही बात है, मृदूतक कहें या पेरेन्काइमा कहें। तो पहले में देखिए मृदूतक या पेरेन्काइमा को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, ठीक है। मृदूतक को, मृदूतक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इसका शेप बताया गया है, यहाँ पे समझिए। ये गोलाकार भी होती हैं, अंडाकार भी होती है, या इनका शेप जो है ये अनियमित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप में होती हैं, अनियमित आकार की होती है, कई भुजाएं होती है। कोशिका में संघन कोशिका द्रव एवं
एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रक देखिए, ये काला भाग, ये केंद्रक, यानी एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो क्या है, ये मृदुतक है। ये पूरा ही, ये तीनों ही मृदुतक है। ठीक है, जो अभी हमने ये पहला प्रारंभ किया है मृदुतक या पेरेन्काइमा। ये पिक्चर जो दिखाया गया है, ये डायग्राम, ये मृदुतक का बताया गया है। तो ये क्या है, मृदुतक में अनुप्रस्थ काट है और ये अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट, और कुछ मृदुतक जो है वो जल में प्लांट जो पाए जाते हैं तो इस तरीके के देखते हैं, उसे एरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, पौधों को तैरने वाली एक विशेष अंग होते हैं तो ये एरेन्काइमा कहा जाता है, जो जल में जो ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनके काट को हम लोग समझ लेते। तो सबसे पहले हम मृदुतक के ये जो शेप दिया गया है, अनुप्रस्थ यानी TS और अनुदैर्ध्य LS, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मृदुतक का अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये है अनुदैर्ध्य काट, इसका होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो देखिए कोई भी वस्तु है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक लकड़ी है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम उसकी ये इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। तो अगर हम मोटाई की तरफ से काटें तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुप्रस्थ काट कहा जाएगा। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन उसे कहा जाएगा। देखिए इसको, ये मोटाई है तो ऐसे हम लोग इसको काट दिए तो ये गोलाकार हो गया। ठीक है, इसका हम लोग इसको काटते गए, ऐसे हम लोग इसका भाग काट लिए तो ये गोलाकार हो गया। तो इस काट को कहा जाता है, देखिए ये गोलाकार है, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। और दूसरा काट होता है अनुदैर्ध्य काट, यानी लंबाई की तरफ से काटना। ये मोटाई की तरफ से काटना, ये लंबाई की तरफ से काटना। ठीक है, एल का मतलब क्या है? लॉन्ग, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी लंबाई की तरफ से काट। अगर हम इसको लंबाई की तरफ से काटें तो ऐसे हम लोग काट लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, ऐसे हम लोग काटेंगे। तो ये समझ में आ गया, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट क्या है। ये मृदुतक ही है लेकिन अलग अलग शेप में ये काटा गया है। और ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया, एरेन्काइमा है। कुछ मृदुतक जो है वो प्लांट है, वो जल में तैरने वाले उनके कुछ विशेष अंग होते हैं, तो उनमें एक विशेष ऊतक पाया जाता है, उसे एरेन्काइमा कहा जाता है। ये तीनों मृदुतक के ही भाग हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। तो मृदुतक में एक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये काला भाग, ये काला भाग, ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये भी क्या है? ये केंद्रक है। ठीक है, और ये कोशिका भी इतनी पतली और सेलुलोज की बनी होती है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, सेलुलोज का बना होता है, पतली होती है। कोशिका के बीच रिक्त और या अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होते हैं। ये देखिए क्या है? ये रिक्त स्थान है, ये रसधानी है, ये क्या है? ये रिक्त स्थान है, अंतरकोशीय स्थान इसे कहा जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी होती है, ये क्या है? ये रसधानी है। ठीक है, उसमें तरल द्रव भरा रहता है। यह नए तने, मूल तथा पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्डेक्स में पाया जाता है। पत्तियों के एपिडर्मिस या प्लांट के एपिडर्मिस मतलब बाहरी आवरण में ये ऊतक जो है मृदुतक, ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इन ऊतकों को हरित या पेरेन्काइमा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मृदुतक में कुछ ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे क्या कहा जाता है? उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जल में पाए जाने वाले पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती हैं, तो जो मृदुतक के बीच पाई जाती है, तो इस प्रकार के मृदुतक को वायुतक या एरेन्काइमा, जो अभी हमने बताया, जो जल में पाया जाता है ऊतक मृदुतक का, वो एरेन्काइमा, ये रहा एरेन्काइमा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अभी इसका काम क्या है? अब इसका हम काम देखेंगे, जो मृदुतक का क्या काम है पेरेन्काइमा का। तो पहला काम है इसका एपिडर्मिस के रूप में ये पौधे का संरक्षण करना। एपिडर्मिस मतलब होता है प्लांट का बाहरी आवरण। प्लांट का जो बाहरी आवरण, ये कोई पेड़ है तो इसका, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, तो इसका जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये संरक्षण प्रदान करता है। पौधे के हरे भाग में, खासकर पत्तियों में, ये भोजन का निर्माण करता है, ये ध्यान देना है। यह ऊतक संचित क्षेत्र स्टोर का काम करता है, भोजन को स्टोर करता है। उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं प्लांट में, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया,
ये प्लांट के क्या है, ये प्लांट के उत्सर्जित यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी ख़राब प्रोडक्ट है, ये प्लांट इसे बाहर निकालते हैं। तो इसको बाहर निकालने में ये ऊतक जो है ये काम करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्वचालन में सहायक है, भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और ले आने में ये सहायक है प्रत्येक भाग में। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गैसीय विनिमय में ये सहायक होते हैं। कौन, इसके अंतरकोशिकीय स्थान जो होते हैं, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होते हैं, ये वाला। ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे स्थूल कोण ऊतक या कालेन काइमा। तो आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, स्थूल कोण ऊतक या कालेन काइमा, ठीक है। तो क्या है, इसकी रचना देखते हैं। इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, इसमें केंद्रक होता है, लंबी होती है, अंडाकार या बहुभुजी अंडे के आकार की या कई भुजाओं वाली होती है। ये जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है, यानी मोटाई होती है। आइए देखते हैं स्थूल कोण ऊतक या कालेन काइमा की जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट है, यानी मोटाई के आधार पे काट गोलाकार, और ये कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूनल है, यानी लंबे आकार की काट है, ठीक है, लंबाई को देखते हुए ये काटा गया है। तो देखिए इसकी कोशिकाएं देखिए क्या है, ये किनारों पे क्या है, स्थूलन है, ठीक है, मोटा है, एक केंद्रक पाया जाता है और एक बड़ी रसधानी भी है, और केंद्रक युक्त ये बहुभुजी होती है, अनेक भुजाएं होती है। देखिए इसका शेप एक समान नहीं है, ठीक है, अनियमित है और कई भुजाओं वाली है, और एक बड़ी रसधानी है, केंद्रक है, और किनारों पे क्या है, स्थूलन है, कोशिकाएं मोटा है, और अंतरकोशिकीय स्थान देखिए 1 2 3 कोशिकाएं हैं, इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है, यानी अंतरकोशिकीय स्थान ना के बराबर है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, यानी नहीं होता है, काफ़ी कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों में पाया जाता है, पौधे के जो नए भाग विकसित होते हैं यहाँ वो पाया जाता है। कौन, स्थूल कोण ऊतक या कालेन काइमा। ये विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, तने के बाहरी आवरण होता है उसके नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त, ठीक है, पत्तों के जो भाग है, पुष्प के जो भाग हैं, पुष्पावली वृत्त, ठीक है, पर पाया जाता है। तो पत्तों पर, पुष्प पर और पुष्प वाले पत्तों पर, ठीक है, ये पाया जाता है, लेकिन जड़ों में ये नहीं पाया जाता। ये ऊपरी तौर पे ये प्लांट के ऊपरी भाग में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है देखते हैं। ये पौधे को यांत्रिकी सहायता, यांत्रिकी सहायता मतलब है पौधे को संभालना, भोजन को स्टोर करना, ठीक, उनको ठीक से खड़े होने में मदद करना, ठीक है, किसी पदार्थ को ले जाना और ले आना, ये सारे ये प्रदान करते हैं। जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोजन का निर्माण करते हैं, ये भोजन का निर्माण भी करते हैं हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने पर, ठीक है। तो ये पिक्चर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा है दृढ़ ऊतक या स्क्रेन काइमा। दृढ़ का मतलब होता है कठोर, कठोर ऊतक होता है ये। इस ऊतक की कोशिकाएं जो हैं क्या होती हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं मरी हुई होती है, लंबी होती हैं, संकरी होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये क्या है, दोनों तरफ से नुकीली है, ठीक है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता, कोशिका द्रव्य नहीं होता। इनकी भित्ति लिग्नन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्नन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए कोशिकाएं, देखिए लिग्नट के एक प्रकार का केमिकल है जिसके कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, कठोर होती है। और ये कौन सा इसका शेप है, दृढ़ ऊतक का, ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। ये तो ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, यानी गोलाकार है, मोटाई के तौर पे काट है, और ये लंबाई के तौर पे काट है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अनुदैर्घ्य काट है, ठीक है। तो और भी क्या विशेषताएं हैं, देखिए इसकी क्या रचनाएं हैं। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो ये वाला भाग ये बताया गया है, ये कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी हो जाती है, ठीक है, तो कोई भी स्थान नहीं बचता है। यह कार्डेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन मंडल, जाइलम फ्लोएम में पाया जाता है। यानी ये सारे भागों में, कार्टेक्स मतलब प्लांट के बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, और पेरिसाइकिल ये मध्य भाग होता है, और ये संवहन मंडल, जाइलम और फ्लोएम होता है जो खनिज लवण जल का ये संवहन करने में कार्य करते हैं, उसमें ये पाया जाता है। कौन, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन काइमा,
तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों, सिरा, फलों के बीजों, कठोरता, आवरण, नारियल के बाहरी रेशे, छिलके में पाए जाते हैं। ये सारे में पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा। जिन पौधे में रेशा उत्पन्न होता है, जैसे पटुआ या अन्य रेशेदार पौधे में, यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रेशे वाले प्लांट में, कठोर प्लांट में नारियल की रस्सियाँ जिससे बनती है, ठीक है। तो ये सारे पौधे में ये पाए जाते हैं, कठोर ऊतक होते हैं। क्या काम करते हैं ये पौधे को, यांत्रिकी शक्ति प्रदान करते हैं, ये भी यांत्रिकी सहायता प्रदान करते हैं, आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। पौधे की बाहरी परतों में ये संरक्षणात्मक ऊतक के कवच के तौर पे काम करते, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये पौधे को सामर्थ्यता, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करते हैं, यानी खड़े होने में मदद, बढ़ने में मदद, ठीक है, कोई काम करने में मदद ये प्रदान करते हैं। दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करते हैं, लचीलापन भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं, ठीक है, मुड़ना हो गया, झुकना हो गया, ठीक है, तो ये सारे प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं सूरजमुखी के पौधे। तो आइए इसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट दिया गया है। सूरजमुखी के तने का एक ट्रांसफर सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, गोलाकार काट, मोटाई के सेब का काट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और विभिन्न अंग बताए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ पे स्टोमाटा और एपिडर्मिस के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो टुकड़ा लेते हैं और अनुप्रस्थ काट, मोटाई के शेप में गोलाकार काटते हैं और उस पर एक बूंद सेफ्रलिन एक केमिकल डालते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि उनके एपिडर्मिस में कई स्थानों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे, इसे स्टोमाटा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रंध्र कहा जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे, ये एक एपिडर्मिस है, ये बाहरी आवरण है, ठीक है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे रंध्र इसे कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ये करते हैं वायुमंडल से, ठीक है, ये मुख्य हो गया। और एक और उद्देश्य है ये दिखाने का एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है, तो ये देखिए कोशिका को सबसे बाहरी जो आवरण होती है ये एपिडर्मिस कहलाती है, जो बाहरी आघातों, बाहरी तापमानों ये सुरक्षा प्रदान करती है प्लांट से। तो इतना तो हो गया। अब एपिडर्मिस के बारे में देख लेते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के सभी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से की रक्षा करती है, यानी ये सभी भागों में ये उपस्थित होती है, बाहरी आवरण ही आप इसे कह सकते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी सतहों पर बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है, ठीक है। ये हमेशा ये परत बनाती रहती है जो एक मोम जैसी जाल प्रतिरोध की ये कार्य करती है। ये पौधे को जल हानि यानी सूखने से बचाना, जल की कमी को रोकना, परजीवी कवकों को प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से ये बचाता है। ये प्लांट के सभी भागों में उपस्थित होता है, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो। एपिडर्मिस ये आपको ध्यान रखना है, ये बाहरी आघातों से प्लांट को रक्षा प्रदान करता है। शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिकाएं ऊपर क्यूटल की एक परत रहती है, यानी एक विशेष प्रकार की परत होती है जो शुष्क स्थानों पर, सूखे स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट में पौधे में जल की हानि को रोकता है। ये क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का ये बना होता है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये स्टोमाटा है और इसके बाहरी आवरण जो है, जो हमने अभी पढ़ा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं मुख्यतः चपटी बेलनाकार होती हैं, बाह्य पार्श्व भित्तियाँ और आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है, ये इसकी रचना है। जड़ों में पाए जाने वाले एपिडर्मिस की कोशिकाएं कई एक कोशिकीय रोम निकलते हैं जो भूमि से जल और खनिज के अवशोषण करते हैं। जो जड़ में एपिडर्मिस पाए जाते हैं तो उनकी जो रचना अलग होती है, एक कोशिकीय रोम निकलते हैं और इनका काम क्या करते हैं, जल और खनिज का, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये अवशोषण करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, ज़मीन से। तो ये पूरा आप समझ गए, ठीक है। ये सारे अंग देखिए, ये सारे, ये जाइलम है, ये सारे आपको देख लेना है। ये कार्डिक्स है, ये भी आवरण ही होता है। अब आप समझेंगे कार्क कोशिकाएं। कार्क का मतलब होता है मरी हुई, ठीक है, कठोर कोशिकाएं, ज़्यादा उम्र वाली कोशिकाएं, वो कार्क कोशिकाएं कहलाती है। इसलिए पुरानी होती है, ये मरी हुई होती हैं। तो देखिए समय के साथ साथ जड़, तना जैसे पुराने होते जाते हैं प्लांट के, तो उसके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कार्क कोशिका या छाल के रूप में निर्माण करते हैं, बाहरी आवरण।
वस्तुतः ये दूसरे विभेदक की पट्टी के तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेते हैं, यानी ये दूसरे विभेदक की पट्टे एपिडर्मिस के स्थान ये ले लेते हैं, बाहरी आवरण बन जाते हैं। ये सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसकी कोशिकाएं मरी होती हैं, इसके बीच स्थान अंदर की उसके स्थान नहीं होता। ये कोशिकाएं त्रिज्यक होती हैं, इसमें कोशिका द्रव भी नहीं होता। दीवारों में मोटी होती है, दीवारें इसकी मोटी होती है। इसका सुब्रेन नामक एक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। इसकी भित्ति की जल और गैस नहीं जा सकती। इन कोशिकाओं का जीवदल नहीं होता क्योंकि ये मरी हुई होती है। यहाँ पे देखिए कार्य कोशिकाएँ हैं, सबसे बाहरी प्लांट की होती है। ठीक है। कार्य कोशिका का कार्य रक्षा करना है। यह हल्का होता है, इन जल्दी आग नहीं लगती, इसलिए इसे बोतल या कार या खेल का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा सफ़ेद होता है ये कार्क। ठीक है। तो अब इसके बाद कार्क अच्छा विद्युत रोधी भी है और उष्मा का रोधी और उष्मा रोधी भी है। ठीक है। विद्युत और उष्मा को रोकने वाला है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हम समझेंगे जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में, जाइलम और फ्लोएम हुआ आते हैं। तो ये काफ़ी आसान भी है।